Hello everyone, good morning. Welcome to the Manula classes in the session of Daily News Analysis. Today is 23rd of April 2025 and I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर में जो अटैक हुआ है वहां पर जितने भी लोग इसमें विक्टिम बने, घायल हुए, उनकी डेथ हुई, उन सब के लिए पहले तो बहुत जो है हृदय की गहराइयों से बहुत सारी हम संवेदना व्यक्त करते हैं और उसके साथ ही हम चाहते हैं कि ऐसी चीजें ना हो और आप भी ऐसा ही सोचते होंगे। तो उसके बाद अब हम चलते हैं आज के उस सेशन पर जहां हम बेसिक पॉइंट्स ऑफ करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे जो कि आज के सेशन में सारे के सारे न्यूज में एरिया में कवर्ड हैं। तो पहला आपके पास में न्यूज है टारगेटेड किलिंग्स ऑफ नॉन मुस्लिम्स इन जम्मू एंड कश्मीर। अभी आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम रीजन में बहुत सारी किलिंग्स हुई है और वहां पर ये टेररिस्ट का अटैक हुआ है। टेररिस्ट का ये जो अटैक हुआ है उसमें अभी तक जो ऑफिशियल डेटा आ रहा है, ऑफिशियल नहीं अनऑफिशियल डेटा मैं इसको कहूंगा, उसमें 26 लोगों की किलिंग्स अभी इसमें शो हो रही है कि इतने लोगों को वहां पर जो है किल किया गया है, उनकी हत्या कर दी गई है ना। हुआ कहाँ पर ये? पहलगाम में। पहलगाम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू में भी स्पेशली ये कश्मीर वाले रीजन में है। इस रीजन में एक जगह है बाइसराम, है ना। बाइसरन नाम का ये जो रीजन है ये मोस्टली मीडोज के लिए जाना जाता है। अब थोड़ा सा हम इसमें एग्जाम वाला पॉइंट देख लेते हैं कि मीडोज क्या होते हैं। मीडोज वो होते हैं जहाँ पर मोस्टली लोग अपने जो लाइव स्टॉक एनिमल्स होते हैं उनको ग्रेजिंग के लिए ले जाते हैं। ऐसे रीजन में ये मोस्टली थोड़ा सा माउंटेन के ऊपर फ्लैट रीजन टाइप का होता है, वहाँ पर बहुत सारी ग्रास वगैरह होती है। तो जैसे कि जम्मू कश्मीर वाले रीजन में लोग अपनी काउस को, याक को, अपनी जो शीप्स होती हैं, गोट होती है, उनको यहाँ पर चराने के लिए, ग्रेजिंग के लिए लेकर के जाते हैं। तो उसको हम यहाँ पर मीडोज बोल देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि इसमें क्या हुआ क्या है एक्चुअली में। 40 पीपल की अभी तक डेथ की रिपोर्ट आ रही है और कहा जा रहा है कि बहुत लोग तो ऐसे हैं जो इतने ज्यादा घायल हैं कि जब ये पेपर प्रिंट हो रहा होगा तो उस समय उसके बाद भी बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी होगी। 40 टूरिस्ट जो है यहाँ पर इस रीजन में जो है घूमने के लिए गए थे, उसमें से 26 को किलिंग कर दी उनकी। और इंजरीज हुई है राइजिंग टोल, मींस आने वाले टाइम में और कुछ ही समय में ये जो डेथ टोल है, डेथ जो मरे हुए लोगों की उनकी संख्या है वो बढ़ सकती है, क्योंकि जो लोग अभी हॉस्पिटल्स में या कहीं पर भी उनको जो मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रहा है वो इतने ज्यादा घायल हैं कि उनकी डेथ भी आने वाले टाइम में हो सकती है, वो भी शायद सरवाइव ना कर पाए। नेचर एंड एजुकेशन ऑफ द अटैक मेन प्रॉब्लम यहाँ पर है जो कि हमें दिखती है। मींस सबसे खतरनाक काम इसमें क्या हुआ, जैसे कि अगर हम देखेंगे कि 1980s के लेटर में वहां पर जो नॉन मुस्लिम्स थे उनके साथ में जेनोसाइड हुआ और उनको सबको वहां से बाहर निकाल करके भगा दिया गया और उनकी किलिंग्स हुई थी, जेनोसाइड हुआ था, ढूंढ ढूंढ करके मारा गया। रिसेंट टाइम में भी हम ऐसी ही डेथ किलिंग्स को हम देख पा रहे हैं जो कि जम्मू कश्मीर के रीजन में, मुर्शिदाबाद में, वेस्ट बंगाल में या बंगाल में, वहां पर ऐसी ही किलिंग्स हो रही है। यहाँ पर कैसे किल किया गया इन लोगों को, इन लोगों के साथ में घटना कैसे हुई कि जो टेररिस्ट थे वहां पर पहुंचे और लोगों से जो वहां घूमने गए थे उनका नेम पूछा। तो जिस व्यक्ति ने अपना नेम नॉर्मली इंडियन कल्चर के हिसाब से जो नेम होते हैं, हिंदू, जैन, बुद्ध, सिख, ऐसे जो नेम होते हैं, ऐसे लोगों को ही केवल इन्होंने किलिंग इनकी की। अब इसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो थोड़ा सा चालाक बनने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपना नाम, सपोज करो किसी का नाम राव रोहन है, तो उन्होंने अपना नाम अब्दुल वगैरह बताने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा अच्छा तो फिर कलमा पढ़ के दिखाओ, मींस नमाज वगैरह पढ़ करके बताओ कि आप मुस्लिम हैं या नहीं हैं। तो इन लोगों को फिर वहां पर जिसने भी कोशिश की कि नाम तो उसका कुछ और है और मुस्लिम जैसा हिंदू उर्दू का नाम बताने की कोशिश की, तो उनको ज्यादा बुरे तरीके से उनको मारा गया। ठीक है, तो ये जो किलिंग थी, अच्छा इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे कि उन्होंने, मान लो किसी ने थोड़ा बहुत कलमा कहीं से पढ़ रखा होगा, याद होगा थोड़ा बहुत, तो वो सुना भी दिया, तब भी उनको संतुष्टि नहीं हुई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर जो टेररिस्ट हैं उन्होंने उन टूरिस्ट के कपड़े उतरवाए, अंडरगारमेंट्स उतरवाए और ये चेक किया कि आपका खतना हो रखा है या
नहीं। अगर खतना नहीं हो रखा था तो उनको फिर और बुरी तरह से मारा गया और प्राइवेट पार्ट्स पर भी उनको गोली मारी गई, उनकी किलिंग की गई। तो ये जो यहाँ पर हुआ है, ये टारगेटेड किलिंग से है, जो कि टोटली रिलीजियस बायसनेस के बेसिस पर की गई है और रीजन है ये आपका पहलगाम। और दूसरा, ऐसी ही पहले एक बार और अटैक हुआ था जब यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे वो इंडिया आए थे, पहले भी कभी ईयर मैं भूल रहा हूँ, उस समय पर भी जम्मू कश्मीर में ऐसे ही अटैक हुए थे। इस बार वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जेडी वैंस वो भी आए हुए हैं अपनी फैमिली के साथ में इंडिया में, तब भी ये अटैक उसी टाइम पर हुआ है। तो ये कोइंसिडेंस तो नहीं है। जो टेररिस्ट होते हैं वो अपना एक मैसेज देते हैं कि देखो आप कुछ भी कर लो, हम आपको इस तरीके से शांत नहीं रहने देंगे, देश में आपके में हम शांति तो नहीं रहने देंगे। ये जो लोग थे, ये घूमने गए थे उन मीडोज वाले, स्पेशली जो फ्लैट या प्लेन रीजन थे वहां पर। लेकिन एक गलती मोस्टली जब सिविलियंस होते हैं उनको बेसिक चीजें नहीं पता होती, जोश जोश में या इमोशंस में आकर के ऐसी जगह पर ये ट्रैवलिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए चले जाते हैं। और वो जगह मोस्टली मेन सिटी से, मेन हाईवे से, मेन रोड से दूर होती हैं और जंगल के रीजन में जब ये होती हैं तो वहाँ उनको इजीली टारगेट बनाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर ना कोई सिक्योरिटी फोर्सेस होती है, ना पुलिस फोर्स होती है, कुछ नहीं होता। वैसा ही इस रीजन में भी हुआ और जहाँ पर इनको टारगेट किया गया वो पूरा का पूरा प्लेन और फ्लैट रीजन था कि लोग भाग करके कहीं छुप भी नहीं सकते। बिकॉज छुपने के लिए थोड़ा सो अप डाउन या जो टेरेन होता है उसमें आपको रिक्वायरमेंट होती है, वो सब इनको बिल्कुल मिल नहीं पाया, तो इनके पास में कोई ऑप्शन नहीं था। इसमें जो लोग थे वो हिंदी स्पीकिंग भी थे, तमिल स्पीकिंग भी थे, कन्नड़ स्पीकिंग थे, बंगाली स्पीकिंग थे, मीन्स इंडिया के ऑल ओवर पार्ट से ये लोग थे। तो उन्होंने वहाँ पर किसी से ये नहीं पूछा कि आपकी क्या कास्ट है, आप किस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं। वहाँ पर उन्होंने, उन टेररिस्ट ने केवल ये पूछा कि आप जो है मुस्लिम हैं या नहीं हैं। अगर नहीं हैं तो फिर उनको ढूंढ ढूंढ करके मारा गया। तो अभी इसके लिए जो है बहुत सारी चीजें इसमें हुई हैं। लोग अपने जो है कुछ छुट्टी उट्टी के लिए और वहां पर घूमने गए थे और उनको ढूंढ ढूंढ करके मारा गया। तो ये सारा का सारा रीजन है आपका पहलगाम वाला रीजन, वहां पर ये अटैक हुआ है। हम बात कर रहे थे जेडी वैंस इंडिया की विजिट पर आए हुए हैं, तो अभी जब ये विजिट पर ऑलरेडी हैं तो इन्होंने कहा है कि हम इंडिया और यूएसए के रिलेशंस को स्ट्रॉन्गर बनाने पर जोर देंगे, उस पर हम कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे ही कंक्लूजन हमको देखने को मिल भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूएसए जहां सब पर टैरिफ जो है लगा रहा है, बहुत ज्यादा स्टीप टैरिफ लगा रहा है, वहीं पर इंडिया के लिए 90 डेज का अभी उन्होंने एक पॉज पीरियड रख दिया है कि 90 डेज तक हम आप इंडिया के एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स पर ये टैक्स हम इतना हाई नहीं लगाएंगे। ये सब उन्होंने कह दिया है। तो इसका मतलब यूएसए और इंडिया का जो रिलेशंस हैं काफी हद तक हमें अच्छे भी दिख रहे हैं। 4 डे की ये डिप्लोमेटिक विजिट पर हैं यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस। उन्होंने कहा कि इंडिया और यूएसए के रिलेशन, जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, उनको हम और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहेंगे और हमारा जो पर्टिकुलर फोकस होगा वो डिफेंस पर, एनर्जी पर, ट्रेड एंड जो है ट्रेड जैसे कोलैबोरेशन, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, इन सारे फील्ड में मेन फोकस होगा। प्लस इन्होंने फिर ये बात कही कि भाई देखो, हाईलाइटिंग शेयर्ड गोल्स क्या क्या है कि फेयर ट्रेड है, मींस दोनों ही कंट्रीज वर्ल्ड लेवल पर और बायलैटरल रिलेशंस में जो ट्रेड है वो फेयर हो, प्रैक्टिस हो। स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन हो इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक की जब भी बात होती है तो जो यूएसए है वो हमेशा चाइना को काउंटर करना चाहता है और उसमें चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया के सपोर्ट के बिना यूएसए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। ठीक है। दूसरा, उन्होंने एम्फेसिस किया स्ट्रेटेजिक पार्टनर पर कि मीन्स मिलिट्री स्ट्रेटेजी, टेक्नोलॉजी वगैरह, उन सब में हम क्या करना चाहेंगे, इंडिया के साथ में पार्टनरशिप करना चाहेंगे। उन्होंने ये कहा कि ग्लोबल ऑर्डर जो 21st सेंचुरी का हमको देखने को मिल रहा है वो इंडिया और यूएसए के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगे और आने वाली इस 21st सेंचुरी के इंडो पैसिफिक रीजन की बात करूं या ग्लोबल ऑर्डर की बात करूं तो इंडिया और यूएसए के जो रिलेशंस हैं वही वर्ल्ड को एक नया रास्ता दिखाएंगे। ही डिस्क्राइब्ड द रिलेशनशिप एज बीइंग ग्राउंडेड इन फेयरनेस। उन्होंने कहा कि दोनों के रिलेशन फेयरनेस के बेसिस पर हैं, शेयर्ड प्रायोरिटीज के बेसिस पर हैं, है ना, और उसमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, स्टेबिलिटी, प्रोस्पेरिटी, इन सारी चीजों को लेकर के हम चल रहे हैं। मींस यूएसए का ये कहना है कि यूएसए और इंडिया के जो रिलेशंस हैं कोई शॉर्ट टर्म रिलेशन नहीं है, लॉन्ग टर्म में ये
होने वाले हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम ट्रेड या जो है पीपल टू पीपल रिलेशन है उसको हम उनका बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे, तो ग्रेटर एक्सेस टू इंडियन मार्केट्स, है ना, मीन्स हमारे भी प्रोडक्ट यूएसए में पहुंचे और इंडिया के प्रोडक्ट भी यूएसए में पहुंचे, तो दोनों ही कंट्रीज के लिए विन विन पार्टनरशिप होगी, दोनों ही इकोनॉमी जिससे ग्रोथ करेंगी। फिर ये बात करते हैं कि रीबैलेंसिंग ग्लोबल ट्रेड, हम जो ग्लोबल ट्रेड हो रखा है, मीन्स मोस्टली ये इनका इनडायरेक्टली चाइना पर जो है इशारा था कि चाइना ने जो जिस ट्रेड को वन साइडेड कर रखा है, तो उसको हम बैलेंस करके करेंगे दोनों कंट्री मिल करके। प्रोग्रेस ऑन ट्रेड नेगोशिएशन, उन्होंने कहा कि जो बायलैटरल ट्रेड पर लेकर के जो हमारे टॉक्स डिस्कशंस डेलिब्रेशन चल रहे हैं उनमें काफी प्रोग्रेस हो रखी है। आने वाले टाइम में जल्दी ही रोड मैप बन जाएगा और उसकी जो बेसिक या इंटरनल डील्स हैं वो भी साइन होने की स्थिति तक पहुंच जाएंगी। फोकस ऑन जॉब क्रिएशन एंड सप्लाई चेन्स, उन्होंने कहा कि हम दोनों ही कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट करेंगे दोनों के कंट्रीज में। जो ड्यूरेबल सप्लाई चेन्स हैं उनको भी बना करके रखेंगे, वर्ल्ड से एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो प्रोडक्ट्स हैं सर्विसेज हैं वो एक दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट होती रहती है, वो पहुंचती रहे। प्रॉस्पेरिटी फॉर वर्कर्स, और मीन्स अल्टीमेटली दोनों ही कंट्री मिलकर काम करेंगे कि वर्कर्स की अल्टीमेटली प्रॉस्पेरिटी उनकी हो, ऐसा ना हो कि वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता रहे। एनर्जी एंड सिविल न्यूक्लियर कोलैबोरेशन की जो बात अभी चल रही है उसमें रिसेंटली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर यूएसए ने कंसेंट दे दिया है कि हाँ जो यूएसए की प्राइवेट कंपनी इंडिया में न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में हेल्प करेंगी। Move to amend civil nuclear liability laws, paving the way for enhanced cooperation in nuclear energy। और अगर इंडिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की कोऑपरेशन की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो अमेरिका उसमें आपके साथ में खड़ा रहेगा। अमेरिकन एनर्जी रिसोर्सेज इन सपोर्टिंग इंडियाज न्यूक्लियर पावर एम्बिशंस, स्टेटिंग देयर इज नो एआई फ्यूचर, मींस जहां एक तरफ पूरा वर्ल्ड एआई को जो है सपोर्ट कर रहा है, उसको आगे बढ़ा रहा है, तो वहीं पर यह कहना भी है कि हम एआई या कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी की बात करें तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी उसका कोई भविष्य नहीं है, इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी को भी हम साथ में लेकर के चलें। अलाइनमेंट इन द इंडो पैसिफिक, वही से बात है कि ये कह रहे हैं कि हमको इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री, ओपन और पीसफुल इंडो पैसिफिक रीजन में कन्वर्ट करना है, कि चाइना की दादागिरी वहां पर हम नहीं चलने देंगे। और क्वाड लीडर्स समिट इन इंडिया एज ए क्रिटिकल स्टेप होने वाला है आने वाले टाइम में, जो क्वाड की लीडरशिप समिट होगी वो इंडिया में होगी और ये बड़ी बात है ना। आपके लिए क्वेश्चन है कि क्वाड के मेंबर्स कौन कौन है, ये आप देख लीजिए। ये चारों के चारों मेंबर्स जो हैं क्वाड में, आपको हिंट दे दिया, 4 मेंबर हैं, चारों के चारों चाइना को काउंटर करना चाहते हैं अल्टीमेटली। कैंडिड रिफ्लेक्शंस ऑन ट्रेड रिलेशंस पर बोला हम जल्दी ही इन सारी चीज़ों को सेट कर लेंगे, हमारी प्रायोरिटी दोनों ही कंट्रीज की प्रायोरिटीज पर होंगी, दोनों ही कंट्रीज के जो ये वर्कर्स हैं ट्रेडर्स हैं उनका जो है वेलफेयर होना ही चाहिए। प्लस ऑडियंस एंड रिसेप्शन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लीडर्स, पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एकेडमिशियंस, ये सब वहां पर बैठे थे जहां पर इनकी ये जो है स्पीच इन्होंने दी थी। और स्ट्रेटेजिक पाइवट इन इंडिया यूएस रिलेशंस, मींस अब इंडिया और यूएस का रिलेशंस एक स्ट्रेटेजिक पाइवट की रूप बन चुका है। पाइवट क्या होता है, मान लो ये एक व्हील है तो इसके बीच का जो सेंटर है जिस पर पूरा व्हील घूमता है, तो यूएसए और इंडिया के रिलेशंस कुछ वैसे ही बनते जा रहे हैं जिस पर पूरा वर्ल्ड घूमेगा, है ना। इनडायरेक्टली ये कुछ ऐसा ही कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि होम मिनिस्टर अमित शाह लैंड्स इन श्रीनगर, मीट्स एलजी मनोज सिन्हा। जब ये पहलगाम में अटैक हुआ है तो अमित शाह होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वहां पर पहुंच चुके हैं और मनोज क्या नाम इनका, सिन्हा, ये एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उनके पास में जहाँ उनके साथ में मीटिंग वगैरह इनकी स्टार्ट हो चुकी है। और बहुत ही जल्दी वहाँ पर, अभी जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस समय तक जो अमित शाह जी हैं वहां पर जाकर उनको कॉन्डोलेंसेस, श्रद्धांजलि दे चुके होंगे, तब तक ये न्यूज भी और भी ऐड हो जाएगी। क्या क्या है इसमें, स्विफ्ट लेवल का रिस्पांस, होम मिनिस्टर ने कहा कि इसमें किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। उधर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो अभी विदेश यात्रा पर हैं और वो भी जल्दी आकर के इस पर मीटिंग वगैरह लेंगे, हो सकता है उनका जो प्लेन है वो भी लैंड कर चुका होगा दिल्ली में। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोगों की जो डेथ हुई है, विक्टिम्स हैं, सारे के सारे स्टेट से हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो इन लोगों के लिए ये एक लेसन है कि जो आप लोग कभी हिंदी के नाम पर, तो कभी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, इन लैंग्वेजेस के नाम पर आप डरते रहते हो, जातियों के नाम पर, कास्ट के नाम पर डरते रहते हो। जब वहां पर किलिंग हुई तो किसी से ना उसकी लैंग्वेज पूछी गई, ना किसी की कास्ट पूछी गई,
बस उसका रिलीजन पूछा गया। टेरिफाइंग आई विटनेस अकाउंट्स, उन्होंने कहा जिन लोगों की डेथ हुई उन्होंने बताया कि मेरे पापा को, मेरे चाचा को टेंट में से बाहर निकाला गया, उसका नाम पूछा गया। नाम पूछा, जब बताया तो तुरंत उनको मेरी आँखों के सामने, अब देखो किसी बेटी की आँखों के सामने उसके पापा को गोली मारी जा रही हो, उसके कोई एक महिला है, उसके हस्बैंड को उसकी आँखों के सामने गोली मारी जा रही हो, वो भी कपड़े उतार करके चेक करके कि आपका खतना हो रखा है कि नहीं। तो ये कितना टेरिफाइड नेचर का अटैक रहा होगा, टारगेटेड नेचर ऑफ अटैक। ये हम देखिए जो मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम, ये चेक करके उनको मारा गया। ब्रूटैलिटी एंड एब्सेंस ऑफ इमीडिएट हेल्प, मैं जैसे कि पिछले वाले पॉइंट में हम बता रहे थे कि ये ऐसे दूर वाले रीजन में पहुंच गए, इनको पता नहीं क्या, लोगों को बहुत ज्यादा शौक चढ़ा हुआ है कि जंगल में एकदम दूर जाएंगे। अरे आपकी इंडिया में ही आपको जंगल का, अगर फॉरेस्ट का इतना शौक है तो इंडिया में जंगल केवल जम्मू कश्मीर में ही बचे हैं क्या? क्या आप सिक्किम नहीं जा सकते आप? क्या आप उत्तराखंड नहीं जा सकते? हिमाचल प्रदेश नहीं जा सकते? आपके पास में इतने सारे स्टेट्स हैं, वहां पर जंगल ही जंगल है, आप चले जाइए। लेकिन इनको नहीं, वहीं जाना है। तो वहां नहीं जाना है, ये भी इंडिया के लोगों को सोचना होगा, क्योंकि वहाँ का जो टेरेन है, आज तक आर्मी के लोग जब वहाँ डिप्लॉय होते हैं, शायद सीआरपीएफ के लोग, बीएसएफ के लोग जब वहाँ डिप्लॉय होते हैं, उन रीजन्स को समझने में इतना वक्त लग जाता है उनको, तब जाकर के समझ पाते हैं कि इस रीजन की क्या वहाँ के टेरेन है, किधर से गली है, किधर से रोड है, किधर से पास है, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ से गोली आ सकती है, कहाँ से अटैक हो सकता है, टेररिस्ट का रूट क्या है, फोर्सेस का रूट क्या है, कहाँ पर। इन सारी चीजों को समझने में फोर्सेस को भी कई ईयर्स लग जाते हैं, लेकिन लोग हैं अचानक से वहां पे पहुंच जाते हैं और जाकर के शिकार बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ कैंपस मींस फैकल्टी ऑफ लॉ, वहां पर एक प्रोग्राम था और उसमें पहुंचे हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ साहब, और इन्होंने वहां पर अपनी एक स्पीच दी है। उन्होंने कुछ बेसिक पॉइंट्स को उठाए हैं जो कि जुडिशरी की ओवर रीच पर लेकर के चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिटरेशन ऑफ हिज स्टांस, जो उन्होंने पहले कहा था वो उसी चीज पर डटे हुए हैं कि हाँ, जो जुडिशरी है वो बहुत ज्यादा सुपर पार्लियामेंट बनने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा है, इस चीज पर फोकस दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनका ये मैसेज जो है था। राज्यसभा के वो चेयरपर्सन हैं और पहले वो खुद भी गवर्नर रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, ठीक है, सांसद रह चुके हैं, और खुद भी एक सीनियर एडवोकेट रह चुके हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। बहस बहुत अच्छा खासा उनका करियर रहा है, खुद भी वो एडवोकेट रहे हैं। उनकी स्पीच के क्या क्या मेन पार्ट रहे, उन्होंने ये पहली बात उठाई कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट विजुअलाइज एनी अथॉरिटी अबव पार्लियामेंट। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये नहीं शो किया कि पार्लियामेंट से ऊपर कोई अथॉरिटी होगी, मींस पार्लियामेंट ही सर्वोच्च होगी, वही जो डिसाइड करेगी होगा। फिर ये कहते हैं कि पार्लियामेंट ही सुप्रीम है, उससे ऊपर कोई नहीं है। रिस्पॉन्स दिया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को। उन्होंने कहा, और पूरे देश में इस चीज पर आजकल चर्चा हो रही है कि 8 अप्रैल को उन्होंने जो एक डिसीजन दिया जिसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को ये आदेश दे दिया, मैंडेवस दे दिया। आप खुद सोचिए कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट करते हैं जजेस को, तो क्या जजेस जब प्रेसिडेंट को आदेश करेंगे, मींस जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है उसको ही अब जिसने जो अपॉइंट हुआ है वो उसको आदेश देगा? ऐसा नहीं है। मींस इस चीज पर एक बड़ी डिबेट जो है स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और चाहे वो गवर्नर हुए, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुए, अगर वो किसी बिल पर अपना डिसीजन लेने में टाइम लगा रहे हैं तो जुडिशरी को इसमें नहीं आना चाहिए। फिर ये कह रहे हैं कि क्रिटिसाइज द रूलिंग स्टेटिंग इंडिया कैन नॉट बी इन अ पोजीशन वेयर द जुडिशरी गिव्स डायरेक्शन टू द प्रेसिडेंट। इंडिया को उस प्रेसिडेंट मींस उस सिचुएशन में नहीं आना चाहिए कि जुडिशरी प्रेसिडेंट को, गवर्नर को डायरेक्शन देगी, आदेश देगी कि आपको क्या करना है। तो फिर जो लोग इलेक्ट होकर के आते हैं, फिर डेमोक्रेसी का क्या मतलब रह गया अगर सारे काम जजेस ही करेंगे? तो यहाँ पर ये इनका कहना है। फिर उन्होंने कहा है कि सुपर पार्लियामेंट वाली बात उन्होंने कही है। जुडिशियल एक्टिविज्म पर इन्होंने कहा कि भाई ये सब नहीं होना चाहिए, कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में एक सेपरेशन होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर्स पहले से बना हुआ है हमारे पास में, एक दूसरे को उसके उसमें नहीं आना चाहिए। डिफेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रोल्स, उन्होंने कहा कि देखो जुडिशरी ये कह रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जैसे कि गवर्नर प्रेसिडेंट, वो केवल सेरेमोनियल होती हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता। नहीं, तो यहाँ पर धनखड़ साहब कह रहे हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी में कोई भी पोस्ट, कोई भी पर्सन
सेरेमोनियल नहीं होता। हर व्यक्ति की एक इंडिविजुअल अथॉरिटी होती है। एवरी पोस्ट की, एवरी अथॉरिटी की अपनी एक डिग्निटी, उसका एक महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस कैरीज रियल एंड सब्सटेंसिव अथॉरिटी होती है, और ऑर्नामेंटल वर्ड दे करके हम उसको फ्लॉड या मिसलीड नहीं कर सकते। मींस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले भी कुछ समझदार रहे होंगे। उन्होंने भी अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट को क्रिएट किया तो केवल इसलिए नहीं किया कि बस वो केवल सेरेमोनियल पोस्ट बनी रहे, नहीं, उनको भी कुछ पावर्स दी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर ये कहते हैं, मेटाफोरिकली कहते हैं कि किसी भी डेमोक्रेसी में जो सिटीजन होता है वो एटम इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में एक एटम की तरह होता है। जैसे ना किसी मटेरियल का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो एटम होता है, तो डेमोक्रेसी का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है? सिटीजन है। और एवरी सिटीजन के पास में एक एटॉमिक पावर होती है ना, समझ रहे हो, एटॉमिक पावर होती है। और वही जो कलेक्टिव एटॉमिक पावर है, वही कलेक्टिव डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ के रूप में काम करती है जब इलेक्शंस होते हैं। तो छोटे छोटे एटम से मिल करके, मींस एवरी इंडिविजुअल से मिल करके ये डेमोक्रेसी बनती है, और लोगों के द्वारा जो इलेक्टेड लोग होते हैं, सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि क्या देश की पॉलिसी होगी, नेशनल इंटरेस्ट क्या होगा। मींस वो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो सैकड़ों की संख्या में लोग इलेक्ट होकर के आए, उन्होंने इतना डेलिब्रेशन डिस्कशन सब किया, उन्होंने जो लॉ बनाया उसको दो जज बैठ करके, एक जज बैठ करके तुरंत खत्म कर देता है, नहीं। ये डेमोक्रेसी का एक इंसल्ट है। डेमोक्रेसी इज पीपल पावर, बोला लोगों के पास में पावर होती है कि वो क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से। जो लेजिस्लेचर होती है, एग्जीक्यूटिव होती है, वो लोगों के लिए अकाउंटेबल होती है, लेकिन जुडिशरी किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं है। इंडिया के सेंस में अगर देखा जाए तो ये ऐसा है। नेशनल इंटरेस्ट एज गाइडिंग प्रिंसिपल, मींस इंडिया में कोई भी अथॉरिटी अगर काम करेगी तो उनका सबसे बड़ा जो इंटरेस्ट है वो होगा सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट, जो देश के हित में होगा वो काम होना चाहिए, ना कि ऐसा कोई काम जो देश के हित में ना हो, डेमोक्रेटिकली उसको इलेक्टेड ना किया गया हो, ये नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली देश के हित में जो है वो होना चाहिए। तो आज के सेशन में इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए सेशन में नए टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।